टॉपिक है नौकरशाही उपागम। नौकरशाही, मैं इसे उपागम नाम दे देता। फिर से आप कहेंगे कि सर किसमें से है, तो आप कह सकते हैं लोक प्रशासन के परंपरागत परंपरागत सिद्धांतों की जो कड़ी चल रही है उसी का एक हिस्सा है। याद आया सारा। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही शाब्दिक अर्थ, प्यूरस। प्यूरस जो शब्द है इसका मतलब होता है और दूसरा शब्द है क्रेसी। क्रेसी, प्यूरस का मतलब होता है मेज। मेज या पोस्ट, पद भी होता है और मेज भी होता है। और क्रेसी वहां कहते थे कपड़ा। कौन सा कपड़ा? मेज पर बिछाया जाने वाला। एक तो ये अर्थ होता है, दूसरा इसका अर्थ होता है कस के बांधना, टाइड। ब्यूरो प्लस क्रेसी, ये दोनों ही जो शब्द हैं ये कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। इनसे इंग्लिश भाषा का क्या बना? ब्यूरोक्रेसी। BUEAROCRACHY, ब्यूरोक्रेसी। इस ब्यूरोक्रेसी को आप कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही। इसकी परिभाषा होती है लोक प्रशासन के लोक प्रशासन के उद्देश्यों को संगठन में लोक प्रशासन के उद्देश्यों को संगठन में पूरा करने वाले पूरा करने वाले पूरा करने वाले नियुक्त तथा नगद वेतन पूरा करने वाले नियुक्त तथा नगद वेतन पाने वाले लोगों का
पद सोपानिक समूह या संगठन, समूह या संगठन नौकरशाही होता है, नौकरशाही होता है, अर्थात ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होता है। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को संगठन में पूरा करने वाले नियुक्त तथा नगद वेतन पाने वाले लोगों का पद सोपानिक समूह कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे टेक्निकल टर्म इसमें मैंने डाल दिए। ये टॉपिक लोक प्रशासन आरएस मेंस के एग्जाम के 3rd पेपर में, उसके यूनिट नंबर 2 में लोक प्रशासन आता है, उसके बिंदु नंबर 5 पे है लोक सेवाएं, यही बिंदु। तो वहां अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए आरएस जैसी सेवाओं में लिखने के लिए, तो सीधा इस तरह से टेक्निकल लैंग्वेज हम लिख सकते, कहीं भी आ जाए, एमए कर रहे हैं आप, बीए कर रहे हैं, उसमें आ जाए सीधा। अब इसे समझिए, देखो इतने सारे टेक्निकल शब्द मैंने डाल दिए कि इसकी संक्षेप में कम से कम शब्दों में अधिकतम परिभाषा हमने बता दी। सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या होते हैं, लोक प्रशासन वाले, इसका मतलब निजी प्रशासन का नहीं, ये बात ध्यान रखें। किसी की फैक्ट्री में कोई मैनेजर है, उसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है या सिक्योरिटी गार्ड है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके उद्देश्य किस लिए होते हैं, लोक प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए उद्देश्यों को, लोक प्रशासन के उद्देश्यों को संगठन में, इसका मतलब इसका एक संगठन होता है, बिना संगठन के नहीं होती, ये पूरा करने वाले लोग हैं। मतलब नौकरशाही एक संगठन की तरह काम करती है। इनकी पहली विशेषता क्या है कि ये नियुक्त होते हैं। नियुक्त जब हम बोलते हैं तो नियुक्ति का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है। देखिए 3 शब्द हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। कर्मचारी को लेने के 3, कर्मचारी का मतलब क्या है, कोई भी कार्मिक, कोई भी पर्सोनल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि चुनने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है निर्वाचन, एक होता है चयन, और एक होता है मनोनयन। आपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास में समझा होगा ये कि 3 तरीके होते हैं। तो क्या होते हैं इन तरीकों में, निर्वाचन किसे कहते हैं, चयन किसे कहते हैं, और मनोनयन किसे कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट बताए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन, सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन। बताइए, कोई भी पढ़ा है तो डेफिनेटली बताएंगे, आप ही बताइए। जनता द्वारा और कोई, ठीक है एक उन्होंने बताया, बाकी बताइए। मतलब समझ नहीं आया मेरे तो, कोई और। तो चुनाव क्या है, क्या बला है चुनाव, नहीं समझा, इसका मतलब समझा नहीं, या तो गोलमोल भाषा थी, या तो समझा नहीं। और कोई बताइए क्या होता है तीनों चीज। हाँ बिल्कुल, आप बता नहीं पा रहे, बहुत नजदीकी है आपका। तो मनोनयन निर्वाचित लोगों के द्वारा, ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, निर्वाचित शब्द यूज नहीं ले सकते। डायरेक्ट नियुक्ति की जाती तो नियुक्ति शब्द क्यों लिया। ज्ञान को जितना सरल तरीके से स्पष्ट सूचनाओं के माध्यम से अंदर डालोगे ना, वो स्थायी रहेगा। और जितना स्वयं अध्यापक उलझा हुआ है, उतने ही आप उलझे हुए रहोगे सारी जिंदगी, क्योंकि वो आप भी वही भाषा बोलोगे। अब आपने क्या सीखा आप मुझे नहीं बता पा रहे। बिल्कुल सरल भाषा, मूल तत्व को पहचानिए। निर्वाचन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण होता है, मत या राय। मैंने जनता नहीं बोली, क्या पता किसी संगठन में निर्वाचन हो रहा हो, वो वहां जनता थोड़ी है। कोई भी शब्द, कोई भी बात ऐसी मत कहो जिसे कोई काट सके। आप ऐसे बोलिए कि इसका सारा तत्व होता है मत या राय, ओपिनियन इंग्लिश में कहते हैं। जब लोगों की राय से या मत से, अब तरीके चाहे जो भी हो सकते हैं, मेज थपथपा के अपनी राय जाहिर करें, हाथ उठा के अपनी राय जाहिर करें, या और लगा के जाहिर करें, या ईवीएम का बटन दबा के अपनी राय या मत दें। यस और नो।
जब लोगों की राय से किसी को लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? निर्वाचन कहलाता है। समझ में आया? जैसे चुनाव बोलते हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? लोगों की राय या मत। चयन में लोगों का राय नहीं ली जाती, अलग हो गया बिल्कुल उससे। इसका मतलब इसमें एक निर्धारित क्या होती है? योग्यता। एक निर्धारित योग्यता होती है। अब उस निर्धारित योग्यता से यदि उसे लिया जाता है, क्वालिफाई करके वो आता है, तो वो क्या कहलाएगा? चयन। ठीक है। अब वो योग्यता ये हो सकती है कि आप बीए बीएड होने चाहिए, एक निर्धारित योग्यता है। फौज में भर्ती होने के लिए आपको इतनी दौड़, इतना सीना, इतना वेट, हाइट सब होना चाहिए, योग्यता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री, मैंने एमएलए नहीं बोला, मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे एमएलए होना चाहिए और बहुमत दल का नेता भी। दो क्या हो गई? योग्यता है, मेक श्योर योग्यता है, तो उसका पद क्या हो गया? हो गया। तभी तो समझ पाए आप। कंसेप्ट क्लियर है तो आंख बंद करके पूछिए सर, कभी भी पूछिए, हम बता देंगे। सेकंड ग्रेड तो क्या, आईएएस तक नहीं ठगाएंगे। अगला आता है मनोनयन। तो मनोनयन में ना तो लोगों से राय ली जाती, किसी से भी दूसरे की राय का, नियोक्ता के अलावा दूसरे की राय का कोई महत्व नहीं होता, और ना ही इसमें उनकी कोई निर्धारित क्वालिफिकेशन। तो फिर कैसे करता? अपने मन से। नियोक्ता अपने मन से जब किसी को ले लेता है तो क्या कहलाता है? मनोनीत करना या मनोनयन करना कहलाता है। अब क्लियर हुआ? तीनों को अलग अलग समझना। इसमें ना तो मत होता और ना ही योग्यता होती, दोनों ही नहीं होते, अपितु क्या होता है? स्वविवेक से। नियुक्त करने वाली अथॉरिटी स्वविवेक से क्या कर देती है? उसको मनोनीत कर देती है अपने मन से। राष्ट्रपति ने राज्यपाल का क्या किया? मनोनयन किया, क्योंकि कोई निर्धारित योग्यता नहीं। आप कहोगे सर हमें तो पढ़ाया गया है, राज्यपाल में लिखो राज्यपाल की योग्यताएं, वो शर्तें हैं, योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है, शर्तें हैं, जो ज्यादातर शर्तें तो क्या, किस नाम, किसके बाद जुड़ी हैं? सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद। 5 महत्वपूर्ण सिफारिशें उसकी थी कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य से होना चाहिए, एक तो ये चीज। दूसरा, राज्यपाल नियुक्त होने वाला सक्रिय राजनीति से नहीं होना चाहिए। ऐसी जो बातें थी। तीसरी थी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लो केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में कोई अलग पार्टी की सरकार है, जैसे उदाहरण राजस्थान का ले सकते हैं। क्लियर? राजस्थान में कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी नीति गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में केंद्र को चाहिए, मान लो अपने विरोधी दल की सरकार वाले राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रश्न पर केंद्र को चाहिए कि वो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करे। पर अमूमन इसका उल्लंघन होता है। भाई पसंद तो केंद्र की होती है, वो अपना ही कोई सीनियर लीडर ले उठा के नियुक्त कर देता है। इस तरह का कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। दूसरा होता है कि ये सक्रिय राजनीति से नहीं हो, इसका भी उल्लंघन हुआ है कई बार। अब आप ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से समझोगे अच्छे से, तो शुरुआत करते हैं कि फला अनुच्छेद में इसका उल्लेख, और फिर क्रम से इसको पढ़ते चले जाते हैं, और अंत आपके टॉपिक का कहाँ होता है? राजस्थान की में फैक्ट पे। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री किसी राज्य का पहले राज्यपाल भी रहा है? कमाल की बात है, ऐसे प्रश्न। डेफिनेटली मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, ये बात मेरी रिकॉर्डेड रहेगी, आप चाहो तो देख सकते हो, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। आधे प्रश्न ऐसे आएंगे, सिली फैक्ट, बहुत ही बचकाने फैक्ट, खूब कंसेप्चुअल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बाद में कहीं धोखा खा जाओगे, यार ये तो हमें बताया ही नहीं, वहां नहीं बताया गया, कहीं और नहीं बताया गया, तो हम बता देते हैं। आंखें खोल के रखना, टॉपिक को व्यापक अंदाज से, व्यापक नजरिए से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया? वापस देखिए, आपने पूरा करने वाले नियुक्त लोगों को और नगद वेतन वाले लोगों को क्या होता है? पद सोपानिक समूह भी होता है या संगठन भी होता है, क्या कहते हैं? अब मैं आपसे नौकरशाही की कुछ विशेषताएं पूछूं तो 2-3 तो यही बता दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे?
नौकरशाही एक संगठन है, यह सार्वजनिक प्रशासन का गुण है। हो गए दो। तीसरा क्या हो गया? पद सोपान इसकी विशेषता होती है। चौथा क्या हो गया? नगद वेतन। पांचवा क्या हो गया? नियुक्त होती है। बताइए, ऐसे पढ़ोगे क्या समस्या आएगी? अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारी योग्यता इसी पर क्लियर हो रही है आपकी। तो ये होता है नौकरशाही। अभी कोई भोला मिनक, ये भी उतार लेना, कोई बात नहीं। अभी कोई भोला मिनक मुझसे ये कह दे कि सर मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो वो मैं समझा देता हूं। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है और प्रश्न ये उठ सकता है कि ब्यूरोक्रेसी लोक सेवा और प्रशासनिक सेवा में क्या अंतर है? प्रशासनिक सेवा, देखिए आपको उस लेवल की चीजें सिर्फ सेकंड ग्रेड में बता रहा हूं मैं, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा क्लियर रहना चाहिए। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा दायरा किसका होता है? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी में अभी अभी आपने कहा कि लोक प्रशासन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है लोक प्रशासन का उद्देश्य? सामान्य सोच के बताओ, विशेषज्ञ की तरह मत सोचो, सरल, बिल्कुल सरल व्यक्ति की तरह सोचो। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण होगा कि नहीं होगा? भाई और हो या ना हो, हम तो इतना जानते हैं कि लोक कल्याण होगा। अब वो अपना लोक कल्याण करने के लिए प्राइवेट से भी हाथ मिलाता है, सरकारी के जरिए भी करता है, पीपीपी मोड पे पहले समझाया तो था। तो सब कुछ इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण। तो सच्चाई ये है कि लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उद्देश्यों को, आगे ना उद्देश्य समझ में क्या है? लोक कल्याण। तो लोक कल्याण के लिए संगठन में पूरा करने वाले कोई भी काम या नियुक्ति और नगद वेतन वाले पद सोपानिक क्रम के जो व्यक्ति होते हैं, वो सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहलाते हैं। उद्देश्य लोक कल्याण है, क्षेत्र कुछ भी निर्धारित नहीं है। लोक कल्याण में लगे सभी लोग क्या कहलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। अब ध्यान दें, इसका मतलब इसका व्यापक संगठन है। लोक सेवा क्या होती है? सच्चाई ये है कि लोक सेवा ब्यूरोक्रेसी में से, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ये सिविल काम भी करती है, डिफेंस के काम भी करती है। भाई सैन्य सेवाएं भी और असैन्य सेवाएं भी, दोनों किस में आती हैं? ब्यूरोक्रेसी में। सैन्य सेवाएं और असैन्य सेवाएं मैं लिख देता हूं यहां पे। सैन्य और असैन्य दोनों ही क्या कहलाती हैं? ब्यूरोक्रेसी। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में से किसे निकाल दिया जाए? सैन्य सेवाओं को, सैन्य सेवाओं को निकाल दिया जाए तो क्या बच गई? पब्लिक सर्विस, है ना, लोक सेवा। इसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्विस अंग्रेजी में। ठीक है, पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस। तो इसका शुद्ध नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए नागरिक सेवा। लोक सेवा या नागरिक सेवा। नागरिक सेवा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज में कौन आती है? अब समझ में आ गया। ब्यूरोक्रेसी में से सैन्य सेवाओं को घटा दो, सारी कौन होती हैं? नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विस होती है। तो सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हो उसमें डिफेंस नहीं होता, और अगर डिफेंस भी लग जाए तो फिर क्या कहलाई? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बड़ा व्यापक शब्द है। ऐसे ही अब आते हैं प्रशासनिक सेवाओं पर। तो प्रशासनिक सेवाएं क्या होती हैं? प्रशासनिक सेवाएं संगठन में केवल और केवल उच्च स्तर, केवल और केवल उच्च स्तर की सेवाएं जो नियंत्रण करने का, प्रबंधन करने का काम करती हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का ऐसा सेटअप जो केवल उच्च स्तरीय कार्य करते हैं संगठन में, वो क्या कहलाते हैं? प्रशासक कहलाते हैं या प्रशासनिक सेवाएं कहलाती हैं। अब समझ आया? तो सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है वो क्या है?
सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। उससे छोटा कौन है? लोक सेवाएं या नागरिक सेवाएं। और सबसे छोटा दायरा किसका होता है? प्रशासनिक सेवाएं। और अब भी भूलोगे तो पिटाई बनेगी फिर। प्रशासनिक सेवा सबसे ऊपर की, टॉप लेवल की, उससे छोटा दायरा, उससे बड़ी लोक सेवा, सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी। इस हिसाब से आप इनको समझ सकते हैं। सबसे बड़ा दायरा ब्यूरोक्रेसी, पूरे सिस्टम को चलाती है, जो जिसमें सब कुछ सम्मिलित होता है, वो क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी होती है। तो हमारा टॉपिक भी यही ब्यूरोक्रेसी है। उतारो फटाफट। दोनों का यही सेम नाम है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था। तो इस पे, इसके संबंध में भविष्य में चाहिए गई सूचनाएं आपको मिल सकती। दोनों का एक ही नाम है। कर लिया? नोट लिखें, नोट। नौकरशाही टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल, नौकरशाही टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल विंसेंट डी गार्ने ने किया था। विंसेंट डी गार्ने। इसे एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। गार्ने ने किया था। एक बार नौकरशाही की विशेषताओं पर प्रश्न आया और एक बार नौकरशाही के प्रकार पर प्रश्न आया। प्रकार पूछा था एफएम मार्क्स का प्रकार, कि निम्न में से कौन सा नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न, तीन एग्जाम हुए, तीनों का बता दिया कि इस पर प्रश्न क्या आया था। एक बार सीधा फैक्ट। हो सकता है इस पे ये भी आ जाए किसने इसको क्या कहा, क्योंकि आज तक दुनिया में लोक प्रशासन विषय में या राजनीति विज्ञान में यदि सबसे ज्यादा किसी विषय पर पीएचडी और रिसर्च पेपर आए, सबसे ज्यादा एक टॉपिक पर, तो वो नौकरशाही है। लगभग लगभग इस पर आज तक 18,000 से ज्यादा रिसर्च प्रस्तुत किए जा चुके हैं। व्यापक टॉपिक। विंसेंट डी गार्ने ने सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया था। अब आपने एक बात तो जान ही ली यहाँ पे कि लोक प्रशासन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के समूह के काम है। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और लोक प्रशासन किसका क्षेत्र होता है? मोस्टली सरकार का होता है, निश्चित रूप से सरकार का होता है। इसीलिए एच जे लास्की, नाम लिख लो। इसीलिए एच जे लास्की तथा जे एस मिल, एच जे लास्की तथा जे एस मिल इसे सरकार का व्यवसायिक प्रशासक वर्ग, सरकार का व्यावसायिक प्रशासक वर्ग कहते हैं। सरकार का प्रशासक वर्ग कहते हैं। एक व्यक्ति और है गिटानो मोस्का। इन्होंने इन्होंने उत्तराधिकारियों का इन्होंने उत्तराधिकारियों का
निरंकुश तंत्र नाम दिया है। इन्होंने उत्तराधिकारियों का निरंकुश तंत्र नाम दिया है। निरंकुश तंत्र नाम दिया है। याद रखना ये गिटानो मोस्का, मिचेल्स और इस तरह के कई विद्वान हैं, ये शक्ति विज्ञानी हैं। आपने राजनीति विज्ञान में शक्ति सिद्धांत पढ़ा होगा, शक्ति सिद्धांत पढ़ा ना, तो शक्ति सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी, और एलीट थ्योरी में इन तीनों को पढ़ा जाता है, इनके बताए सिद्धांतों को बताया जाता है, जिसमें मिचेल्स का आता है, मोस्का का नाम आता है, गिटानो मोस्का, कोफ्का का नाम आता है। तो ये हैं, ये ऐसा मान के चलते हैं गिटानो मोस्का कि संसार में दो प्रकार के वर्ग हैं। ये भी वर्गवादी सिद्धांत है। वर्गवादी सिद्धांतों में एक तो आता है एलीट थ्योरी, एक आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद भी दो वर्ग मानता है, एक आता है नारीवादी। तीन वर्गवादी सिद्धांतों की जब बात करते हैं, शक्ति सिद्धांतों में वर्गवादी सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनमें भी आता है वर्गवाद। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नारीवाद, फिर हम लिखते हैं एलीट थ्योरी, एलीट थ्योरी, और फिर हम लिखते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद इसमें पढ़ते हैं, मार्क्स में किसको पढ़ते हैं? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की एक दो बातें। फिर इसके बाद लेनिन को पढ़ते हैं, लेनिन, लेनिन के बाद हम माओ को भी देख लेते हैं, ट्राटस्की को देख लेते हैं। बस दो दो बातें इनकी, दो दो लाइन यहाँ पे देख लेते हैं, और एंगल्स की बात देख लेते हैं। एलीट थ्योरी जब आती है तो इसमें विल्फ्रेड पेरेटो, पेरेटो का लोमड़ी और शेर सिद्धांत, गिटानो मोस्का, गिटानो मोस्का का सिद्धांत, और रॉबर्ट मिचेल्स का सिद्धांत, ये सारे वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत हैं। ये कहते हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक ये भी दो वर्ग कहते हैं, ये भी दो वर्ग। इधर नारीवादी, नारीवादियों में हम बहुत सारे लोगों को, सुसानो ब्राउन, केली, मार्क्स, मैरी वोल्सनोक्राफ्ट और कई तरह की, यानी उग्र नारीवाद और उदार नारीवाद पढ़ते हैं। ये सब दो दो वर्ग मानते हैं। ये दो वर्ग कौन कौन से मानते हैं? एक तो स्त्री और दूसरा पुरुष, दो वर्ग मानते हैं। एलीट थ्योरी वाले कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, एक तो कौन सा? एक तो है जो मास, और दूसरा है एलीट, अर्थात साधारण वर्ग और विशेष वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग। तो ये भी दो मानते हैं, मास और एलीट वर्ग मानते हैं। मार्क्सवादी भी दो वर्ग मानते हैं, कौन कौन सा मानते हैं? सर्वहारा और पूंजीपति, सर्वहारा और पूंजीपति, दो दो वर्ग तो सभी ने माने, पर इसने वर्ग लिंग के आधार पर माना, इसने संपत्ति के आधार पर वर्ग माना, इसने प्रभाव के आधार पर, कि समाज में एक तो आमजन होता है और एक खास जन या विशेष जन होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। तीनों ने, इसका मतलब तीनों का एक ही डायग्राम बनेगा। तीनों एक ही बात कहते हैं कि एक समय वास्तव में दो रूप ले लेते हैं। ये जो हैं, ये दो रूप ले लेते हैं। कौन कौन सा? शासक और शासित। ये कहते हैं कि पुरुष हमेशा शासक वर्ग रहा है। इज इट क्लियर? पुरुष जब वो शोषण करता है, एक समय ऐसा आएगा कि पुरुषों की सत्ता उखाड़ फेंक दी जाएगी। तो ये चक्र चलता है, चक्रीय क्रम भी बोलते हैं इसको, शक्ति का चक्रीय सिद्धांत, कि आज पहिए में कोई ऊपर है तो कल समय के साथ वो नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा। ये सब पर लागू होती है बात, निश्चित रूप से ये सारे ऐसा मानकर चलते हैं। ये पुरुष को शासक मानते हैं और जनता को, ये स्त्री को शासित मानते हैं। इनसे पूछो एलीट थ्योरी, ये कहते हैं कि प्रभुत्वशाली वर्ग, समाज में एलीट होते हैं, तरह तरह के एलीट होते हैं। मिचेल्स ने राजनीतिक दलों को एलीट बताया कि राजनीतिक दल कुछ एलीट होते हैं, बाकी साधारण होते हैं। कुछ राजनीतिक दल एलीट, और उन दलों में भी कुछ परिवार या कुछ लोग एलीट बन जाते हैं, जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार, बीजेपी में मोदी और शाह। इसी तरह जो अपने आप को समाजवादी कहने का ढिंडोरा पीटते हैं, साम्यवादी दल, उन साम्यवादी दलों में उनकी एक काउंसिल होती है,
कमेटी होती है वर्किंग कमेटी, वो बन जाती है, सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है सेंट्रल वर्किंग कमेटी, बाकी को कुछ नहीं समझा जाता। तो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले राजनीतिक दलों में भी एलिट और आम लोग होते हैं। तो ये एलिट आजकल के राजा ही हैं, ये सत्ता को चूसते रहते हैं, जनता का शोषण करते रहते हैं। ये ऐसा कहेंगे, ये राजनीतिक दलों को ये पावर के आधार पर एलिट बताते हैं, परंपरागत एलिट बताते हैं। पेरेटो कहते हैं कि जो ताकतवर है वही एलिट है, जिसके पास बल है, समाज में पैसा ज्यादा है, वही एलिट है। अपने अपनी थ्योरी देते हुए ये आगे बढ़ते हैं, पर कुल मिला के क्या कहते हैं, ये चक्रीय क्रम से पूरे संसार को समझाते हैं कि शक्ति का ये चक्र चलता रहता है। आज एक शासक है तो दूसरा शासित है, कल वही शासित। जब अति दबाया जाएगा तो वो क्या करेगा, क्रांति करेगा। क्योंकि वर्गवादी सारे के सारे सिद्धांत क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। क्योंकि ये वास्तव में शक्ति को किसका जरिया मानते हैं, शोषण का। तो शक्ति के प्रकार अलग अलग बता दिए, इसने लिंग बता दिया, इसने कुछ इसने कुछ, लेकिन सब ने शोषण का एक उपकरण माना है शक्ति सिद्धांतों में। वापस आते हैं, ये वही गिटानो का है, समझ में आया। याद आ जाना चाहिए, कोई भी नाम ऐसे याद नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है, अंग्रेजी के नाम जल्दी से याद नहीं होते हैं। जब इसकी कथा कहानी और सिद्धांत पूरा पता है तो उंगलियों पर नाम हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि 20 से लेकर 25 प्रश्न आपके उस पोर्शन से आएंगे जो आप पढ़ चुके हो, पॉलिटिकल साइंस। जागो, उन्हें जागो, थोड़ा सा आगे बढ़ो और किसी मदद लो गाइड के प्रश्नों की, और फिर आगे बढ़िए। तो ये गिटानो मोस्का लिख लिया, गिटानो मोस्का को। वैसे तो बहुत सारे करीब 20 कोटेशन आते हैं इस पर, लेकिन बाकी को अभ्यास करवा देंगे प्रश्न के साथ। आगे लिखते हैं, विशेषताएं लिखो नौकरशाही की। नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताएं। लिख लो फटाफट, 4-5 तो मैंने बताई दी थी। लिखो पहली, पद सोपानिक व्यवस्था। पद सोपानिक व्यवस्था। दूसरा लिखो कार्य विशिष्टीकरण। तीसरा लिख लो प्रशिक्षित। प्रशिक्षित। नेक्स्ट लिख लो नियुक्त। स्थायित्व। व्यावसायिकता। योग्यता आधार। व्यावसायिकता के बाद लिखें योग्यता आधार। तटस्थता। लाल फीता शाही भी इसकी विशेषता हो जाती है। लाल फीता शाही, अंग्रेजी में कहते हैं रेड टेप। नेक्स्ट लिख लो अनुशासित, ये भी होती है। अब सीधा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से नौकरशाही की विशेषता है या नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है।
कमाल की बात है यहाँ मैक्स वेबर के बारे में, नोट लिखो। मैक्स वेबर वह पहला व्यक्ति है मैक्स वेबर पहला व्यक्ति है जिसने शक्ति को जिसने शक्ति को वैधता के आधार पर क्या बताया, सत्ता के रूप में बताया या परिभाषित किया। सत्ता बताया, और इस सत्ता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का इस्तेमाल किया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ना कि मैक्स वेबर ने सत्ता में और नौकरशाही में कोई भेद नहीं किया। सत्ता तथा नौकरशाही में भेद नहीं किया, भेद नहीं किया तथा दोनों के लिए अथॉरिटी अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल आ सकता है, वेबर ने नौकरशाही को किस नाम से संबोधित किया। नया ट्रेंड है पिछले साल 2020 के और 2018 के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, इवन पिछले सेकंड ग्रेड में भी सीधा शब्द पूछा। वहां पे पूछा था अरस्तु ने राज्य को किस नाम से संबोधित किया, काइनेनिया। अब इतने बारीकी से आपको मूल टर्म को ध्यान रखना चाहिए, आगे उसकी विशेषताएं वो सब पढ़ेंगे तो बात अलग है। यहाँ पूछा जा सकता है वेबर ने इसको नौकरशाही को किस नाम से संबोधित किया, किस नाम से किया, अथॉरिटी। पूरा समझ में आया, बहुत सरल, एक एक शब्द को अलग करके लिखा हुआ है। वेबर पहला व्यक्ति है जिसने किसको, शक्ति को, किसके आधार पर, सत्ता बनाया, वैधता के आधार पर। तो दूसरा प्रश्न वहां सिद्धांतों में पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है कि शक्ति को सत्ता कौन सा कारक बनाता है, शक्ति को सत्ता कौन सा कारक बनाता है, वैधता। ये वैधता ही है जो उसे क्या बनाती है, सत्ता बनाती है।
तो सत्ता में से किसे हटा दूं तो वो केवल शक्ति मात्र बनकर रह जाती है। वैधता को हटा दो। किसने बताया? मैक्स वेबर ने। लाइन चेंज करके लिखें, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। लिखें, पहला विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा पद सोपानिक। नेक्स्ट है औपचारिक कानून। औपचारिक कानून। नेक्स्ट है कुशलता। फिर है प्रबंधकीय। प्रबंधकीय समर्पण। प्रबंधकीय समर्पण और प्रबंधकीय निष्पक्षता। और प्रबंधकीय निष्पक्षता, ये 6 सिद्धांत मैक्स वेबर ने नौकरशाही के लिए बताया था। नेक्स्ट लिख लें नौकरशाही के सिद्धांत। वेबर सिद्धांत नहीं, प्रकार। वेबर अनुसार नौकरशाही के प्रकार। पहला लिखो परंपरागत। चमत्कारिक दूसरी। और तीसरी है योग्यता आधारित। योग्यता आधारित अथवा कानूनी। कानूनी। इसी को उसने क्या कहा? अगर कानूनी है, कानून के अनुसार है, तो वो क्या है? तार्किक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेबर के अनुसार या वेबर ने कौन सी प्रकार की नौकरशाही को सर्वश्रेष्ठ बताया या कौन से प्रकार की को तार्किक बताया। क्लियर? इसी को उसने क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ। क्यों कहा? क्योंकि ये प्रचलित कानूनों के आधार पर टिकी होती है, जो जिसकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। यस और नो? अब थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि लिखने की जरूरत है नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा। जो शब्द बोलूंगा आराम से फिक्स हो जाएंगे वो आपको। परंपरागत नौकरशाही किसे कहा? पहले तो ये बात क्लियर रखो कि इसे नौकरशाही बोल देते हैं। इसे शक्ति पढ़ाने वाला व्यक्ति परंपरागत सत्ता बोल देगा। सत्ता और नौकरशाही एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर रहा है। कौन? मैक्स वेबर। तो सत्ता सिद्धांत जब पढ़ोगे तो वहां पे यही चीज आ जाएगी सत्ता के नाम से। यही जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी में यही ये शब्द सेम टू सेम और कुछ नहीं है, अलग टॉपिक है भी वहां पे, ध्यान रखना। डिट्टो। तो परंपरागत सत्ता वो कहता है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई भी शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? प्रभावित करने की क्षमता।
अर्थात वो मानसिक हो सकती है, उसमें बाहुबल तलवार की बल हो सकता है, उसमें कुछ धन बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी बल के आधार पर जब कोई प्रभावित करने वाला व्यक्ति, संगठन, परिवार या कोई भी व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी कारक जब प्रभाव उत्पन्न कर लेता है तो वो शक्ति कहलाती है। अतः समाज में मौजूद कोई भी शक्ति को यदि स्वीकृति मिले, वैधता मिले, किसके आधार पर? परंपराओं के आधार पर, ट्रेडिशनल तरीके से। जैसे कहते हैं कि राजा भगवान का अंश होता है पृथ्वी पर, मिल गई ना उसे वैधता कि राजा तो भाई सर माथे पर रखने का होता है। तो ये क्या कहेंगे इसे हम? इसे परंपरागत कहेंगे। जैसे पहले हमारे संयुक्त परिवार जब होते थे, कुछ साल पहले तक भारतीय संस्कृति में घर के दादाजी को, सबसे बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग को घर की सत्ता मिलती थी, यस और नो? किसके आधार पर? परंपराओं के आधार पर। तो ऐसी सत्ता जिसका आधार परंपरागत चीजें हों, प्रचलित परंपराएं और मान्यताएं हों, योग्यता नहीं, प्रचलित परंपराएं और मान्यताएं, तो वो सत्ता कैसी सत्ता? परंपरागत सत्ता। दूसरा है कि जिसने सत्ता अपनी खास गुणों के आधार पर हासिल की है। कैसे गुण? एकदम से बिल्कुल यूनिक, बियॉन्ड कंपेरेबल और अनबीटेबल कह सकते हो। अर्थात उसके व्यक्तित्व के चमत्कारिक गुणों के आधार पर उसने सत्ता पर काबिज हुआ है, वो हासिल की है। जैसे इंदिरा गांधी, चमत्कारिक था कि नहीं व्यक्तित्व? जैसे अभी मोदी को कह सकते हो चमत्कारिक व्यक्तित्व। जैसे कहानियों में आप रॉबिन हुड का नाम सुनते हैं कि रॉबिन हुड एक डाकू था ब्रिटेन में, वो क्या अमीरों को लूट कर और गरीबों में बांट देता था, बड़ा प्रभाव था उसका। तो इस तरह जैसे अपने विक्रम बेताल की कहानियों में है ना, कोई अपने विक्रम बल के आधार पर, विक्रम का मतलब है अपना साहस के आधार पर जब सत्ता हासिल कर लेता है तो क्या कहेंगे उसे? चमत्कारिक गुणों के आधार पर हासिल सत्ता, ये नौकरशाही। ऐसे ही योग्यता के आधार पर। अब आधुनिक युग में सबसे ज्यादा कौन सी चलती है? क्योंकि आपको सत्ता पर जाने के लिए, अर्थात नौकर, देखो उसने क्यों कहा, पहले तो लॉजिक सुनो। उसने सत्ता को ही नौकरशाही इसलिए कहा कि सही मायनों में तो सत्ता का वास्तविक भोग ये नौकरशाह ही करते हैं। हम क्या जाने राज्य क्या है, हमें क्या मतलब शासन क्या है? हम तो शासन के उस रूप को देखते हैं जिस रूप में ऑफिसर्स हमें दिखते हैं, यस और नो? वास्तव में राज्य का प्रतिनिधित्व यही लोग तो करते हैं, यही है राज्य, इसके अलावा है ही क्या? तो उसने कहा कि फिर राज्य इस तरह की फालतू बकवास मत करो, आप सीधा इनको, इन नौकरशाहों को क्या समझो? सत्ता समझो, यही सत्ता है। और फिर उसने कहा कि इनको किस आधार पर लिया जाता है? योग्यता के आधार पर। या उनकी वो योग्यता अमूमन किस पर टिकी होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ एंड लेजिस्लेशन। विधि बनती है, एक फिक्स तरीका, फिक्स एजेंसी उनकी भर्ती लेता है, सब कुछ। इसलिए इससे सर्वश्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। यह बड़ी बुद्धिमान नौकरशाही है, तार्किक नौकरशाही है। हिंदी ट्रांसलेशन में यदि बुद्धिमान शब्द भी दे दें तो घबरा मत जाना। बुद्धिमान कौन सी है? जो कानूनों पर टिकी है। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? जो कानूनों पर टिकी है। विवेकी कौन सी है? जो कानूनों पर टिकी है। वर्तमान में प्रासंगिक भी कौन सी है? यही तार्किक ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये तो अब पुरानी बातें हो ली। इसके अनुसार विशेषता, वेबर के अनुसार उसके मूल 6 सिद्धांत और 3 प्रकार कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब लिखेंगे एफएम मार्क्स का नौकरशाही मॉडल। अगला लिखेंगे एफएम मार्क्स का नौकरशाही मॉडल। एफएम मार्क्स का नौकरशाही मॉडल। और आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगली क्लास में एफएम मार्क्स को बताएंगे। उसने 4 प्रकार की नौकरशाही बताई थी, उस पर विवेचन कल करेंगे। और ऑलमोस्ट कल नौकरशाही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का एक ही टॉपिक तो होता ही है कम से कम। ये बहुत छोटा सा है, कल ढेर सारे फैक्ट बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे।